नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो है एक भारतीय खुफिया एजेंसी के जासूस के बारे में जिसने अपने कारनामों से पूरी दुनिया में देशभक्ति की मिसाल कायम की और जिसने अपनी बहादुरी से पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था, जो पाकिस्तान के लिए खौफ का दूसरा नाम था, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने उसे खिताब दिया था ब्लैक टाइगर का। और इसके बाद वह ब्लैक टाइगर के नाम से पहचाना जाने लगा था। उसी टाइगर ने हंसते हंसते अपनी जवानी धरती माँ के लिए कुर्बान कर दी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं रॉ के एक ऐसे ही बहादुर और देशभक्त जासूस के बारे में जो कई सालों तक पाकिस्तानी आर्मी की आंखों के सामने रहा, लेकिन वो लोग उसे पहचान तक नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के जासूस रविंद्र कौशिक की पूरी कहानी के बारे में। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। उसके फादर एयरफोर्स में थे। गंगानगर के कॉलेज में उसने बीकॉम किया। उसे थिएटर का भी काफी शौक था। 1975 में लखनऊ में वो एक प्ले कर रहा था जिसमें वो एक भारतीय फौजी का रोल निभा रहा था, जिसमें ये दिखाया गया था कि कैसे एक आर्मी का जवान चाइनीज़ फौज के कब्जे में आ जाता है और चाइनीज़ आर्मी उससे राज उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह से टॉर्चर करती है। और ये किरदार रविंद्र कौशिक ने बड़ी खूबसूरती से निभाया। लखनऊ में प्ले के दौरान रॉ के कुछ लोगों से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर सचमुच देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है तो तुम दिल्ली आओ, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। 1975 के एंड में ही रविंद्र कौशिक दिल्ली पहुंचता है। उस समय उसे रॉ के बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ तक कि उसने कभी रॉ का नाम तक नहीं सुना था। दिल्ली आकर जब वह रॉ के ऑफिस पहुँचता है और वहाँ आकर उसे पहली बार यह पता चलता है कि हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम रॉ है। उसके बाद रॉ उसे ऑफर देती है कि क्या तुम देश के लिए जासूस बन सकते हो। तो रविंद्र कौशिक हाँ बोल देता है, क्योंकि बचपन से ही उसमें देशभक्ति का जज्बा था और वह देश के लिए कुछ करना चाहता था। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर जाकर रहना होता है, तो उसे उर्दू बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है और इस तरह उसे अरबी, कुरान और नमाज ये सब चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं। इसके बाद उसे पाकिस्तान के बारे में सारी बेसिक हिस्ट्री की जानकारी दी जाती है। रविंद्र कौशिक की एक्टिंग को देखते हुए यह तय किया गया कि उसे पाकिस्तान में जासूसी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रविंद्र कौशिक को 6 से 7 कंट्रीज़ में ट्रायल के तौर पर भेजा जाता है और इन सारे देशों में वह सारे असाइनमेंट्स को कामयाबी के साथ पूरा करता है। इसके बाद 1977 में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म के लिए भेजा जाता है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान में ही क्यों और रविंद्र कौशिक को ही क्यों भेजा जाता है। तो इसकी 2 वजह थी। एक, उस समय 1965 और 1971 का युद्ध पाकिस्तान के साथ हमारा हो चुका था। 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब थी और इन जंगों की वजह से वह गुस्से में बदला भी लेना चाहता था। और दूसरी वजह थी कि हमारी एजेंसी ने यह सोचा कि अगर अगली बार पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार हुआ तो हमारे पास उनके डिफेंस, फौज, इस्टेब्लिशमेंट्स इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुंचता है और पाकिस्तान की ज़मीन पर अपने कदम रखता है। इसके साथ साथ वह अपनी पुरानी सारी पहचान और अपना नाम सब कुछ भारत में ही छोड़कर चला जाता है और वहां जाकर वह अपनी नई पहचान बनाता है और उसका नाम था नबी अहमद शाकिर। उसे नया ID कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ दिया जाता है ताकि उसे पाकिस्तान में कोई पहचान ना सके। रविंद्र कौशिक अब नबी अहमद शाकिर बन चुका था। उसने अपने घर में भी यही बताया कि वह दुबई काम करने जा रहा है। जितना रॉ ने सोचा था, रविंद्र कौशिक उससे कहीं ज़्यादा तेज, होशियार और बहुत तेज़ी से अपने काम में लग जाता है। उस समय उसकी उम्र केवल 23 साल की थी। पाकिस्तान में जाने के बाद रविंद्र कौशिक कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और फिर लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है। उसके बाद नबी अहमद ने एक ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद रॉ को भी नहीं थी। उसने देखा कि पाकिस्तान के एक न्यूज़पेपर में पाकिस्तानी आर्मी के लिए वैकेंसी थी। वह उसके लिए अप्लाई करता है और किस्मत देखिए कि पाकिस्तानी फ़ौज में उसका सिलेक्शन हो जाता है। फ़ौज में आने के बाद उसका धीरे धीरे प्रमोशन होता रहता है और इस तरह वह पाकिस्तानी आर्मी के मेजर के पद तक पहुंच जाता है और ये बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद वह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रॉ तक भेजना शुरू कर देता है। पाकिस्तान का एक एटॉमिक पावर स्टेशन, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, वहाँ की डिफेंस के बारे में और वहाँ की सेना की सारी इन्फॉर्मेशन भारत भेजता है, जिससे भारत को बहुत फ़ायदा हुआ। और इसके बाद रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में रहना, वहाँ की आर्मी का मेजर बनना, इसके लिए उसे ब्लैक टाइगर का खिताब तक दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी के ही एक अफसर की बेटी अमानत से निकाह कर लेता है। इसके बाद उसका एक बेटा हुआ। उसकी वाइफ तक को पता नहीं था कि नबी अहमद का असली नाम रविंद्र कौशिक है। इसके बाद वह भारत में 1981 में गंगानगर अपने भाई की शादी में आता है। शादी अटेंड करने के बाद वह वापस पाकिस्तान आ जाता है और ये रविंद्र कौशिक की अपनी फैमिली से आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद उसकी अपने परिवार से कोई मुलाकात नहीं हुई।
उसके बाद वह अपने काम में दोबारा लग जाता है और इन्फॉर्मेशन, सीक्रेट्स, डॉक्यूमेंट्स इंडिया भेजता रहता है। लेकिन कभी भी रविंद्र कौशिक पकड़ा नहीं गया। लेकिन तभी 1983 में किसी और की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक का भांडा फूट जाता है। रॉ एक और एजेंट को नाम पहचान सब बदलकर पाकिस्तान भेजती है और उसका नाम रखा था इनायत मसीह। ये पंजाब का रहने वाला था और ये एक शॉर्ट टर्म के मिशन पर भेजा गया था। रॉ ने उसे रविंद्र कौशिक के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स को देने के लिए पाकिस्तान भेजा था। लेकिन बदकिस्मती से इनायत मसीह को पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर पर ही पकड़ लेती है और उसके बाद उसे टॉर्चर किया जाता है और वह सच बता देता है कि वो यहाँ किससे मिलने आया है। वह बताता है कि वह कराची में अपने एक एजेंट से मिलने आया था और उसका नाम है नबी अहमद शाकिर और वह पाकिस्तानी आर्मी में है। यहाँ तक कि वह उसका असली नाम रविंद्र कौशिक भी बता देता है और ये सच सुनते ही सारी पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़ जाते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पाकिस्तानी आर्मी एक चाल चलती है और वह इनायत मसीह को कराची में अपने साथ लाती है और बोलती है कि तुम दोनों की मीटिंग जहां होनी थी वहीं होगी और हमारी नज़र तुम दोनों पर रहेगी। तय वक्त पर वो दोनों कराची में एक गार्डन में मिलते हैं और इनायत मसीह नबी अहमद को जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स देता है, गार्डन में छुपी पाकिस्तानी आर्मी चारों तरफ से नबी अहमद को घेर लेती है। इसके बाद उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसकी जुबान खुलवाने के लिए जैसे बर्फ़ की स्लाइड पर लिटाना, इलेक्ट्रिक शॉक देना, हाथ पैर बांधकर एक एक हफ्ते तक खड़े रखना, सोने न देना, अंधेरी जगह पर रखना, भूखा प्यासा रखना, ये सब किया जाता है। उसकी वाइफ को भी जब ये बात पता चलती है तो वह उससे मिलने जेल में आती है अपने बेटे को लेकर। उसके बाद वह उससे मिलने कभी नहीं आई जब तक रविंद्र कौशिक पाकिस्तान में जिंदा रहा। इतना टॉर्चर करने पर भी उसने अपनी बहादुरी और देशभक्ति साबित की। वह टॉर्चर होता रहा लेकिन उसने अपनी जुबान नहीं खोली। इसके बाद आर्मी कोर्ट में मुकदमा चला और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। रविंद्र कौशिक ने भारत सरकार को बहुत लेटर्स लिखे कि उसे वहाँ से निकाल ले। इसके बाद उसकी फैमिली को भी सच्चाई का पता चलता है कि वह पाकिस्तान की सियालकोट सेंट्रल जेल में है। लेकिन भारत सरकार रविंद्र कौशिक की मदद करने से इनकार कर देती है। जासूसी की दुनिया का ये कड़वा सच है कि किसी भी जासूस के पकड़े जाने पर सरकार उसे अपना नागरिक मानने से इनकार कर देती है। अब उसकी हालत ख़राब होने लगी थी और उसे टीबी की बीमारी हो गई थी। उसी जेल में भारत के 2 और जासूस भी बंद थे। उन्होंने भी रविंद्र कौशिक की हालत को देखा। बाद में वो दोनों जासूस रिहा हो गए और रविंद्र कौशिक ने उन्हें अपनी पत्नी और बेटे के फ़ोटो भी दिए अपने परिवार को देने के लिए, ताकि कभी उनका बेटा भारत आए तो अपने परिवार को पहचान ले। 16 साल तक सज़ा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सज़ा को 25 साल की उम्र कैद में बदल दिया। अब रविंद्र कौशिक की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई थी। टीबी की बीमारी के अलावा दिल की भी बीमारी हो गई थी। नवंबर 2001 में मुल्तान जेल में रविंद्र कौशिक की डेथ हो गई। 16 साल तक वह लगातार भारत सरकार से गुजारिश करता रहा। उसने बहुत से लेटर्स लिखे पर किसी ने भी रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान से भारत लाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। एक जासूस जिसने अपनी ज़िंदगी अपने देश के लिए कुर्बान कर दी, उसके आखिरी खत में यही लिखा था जो कि उसने अपनी मौत से 3 दिन पहले लिखा था कि जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया उस देश को शायद अब मेरी ज़रूरत नहीं, सब ने मुझे छोड़ दिया। और इसी के बाद रविंद्र कौशिक की मौत हो जाती है और वो वापस कभी उस ज़मीन पर नहीं लौट पाया जिसकी हिफाजत करने के लिए वह दूसरे देश में गया था। उसे अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह रविंद्र कौशिक ने अपनी ज़िंदगी अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान कर दी और अपनी देशभक्ति को साबित किया। बाकी दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार रविंद्र कौशिक को वहाँ से नहीं निकाल सकती थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मां भारत।